नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको कला के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कला की शुरुआत, कला के प्रकार, कला क्या है, भारतीय कला किस प्रकार से है और इसके क्या मूलभूत हैं, क्या ढांचे हैं, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। तो भारत में कला को लोक रंजन का पर्याय माना गया है। छेमराज ने शिवसुत विमर्शों में कला को बहुत वस्तु का रूप संवारने वाली कहा है। कलयति स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि वा। पाश्चात्य विद्वानों ने कला की विभिन्न परिभाषाएं की हैं। गुथे के अनुसार महान सत्य की प्रतिकृति कला है। माइकल एंजेलो का मत है कि सच्ची कलाकृति दैव पूर्णता की प्रतिकृति होती है। हर्बर्ट रीड के अनुसार विचार में कला विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। डकेन का विचार है कि जो हमारे भावों को अभिव्यक्ति करती है वही वास्तविक कला है, और वीरों भावों और रूप के समन्वय को कला मानते हैं। किंतु कला समीक्षक ठाकुर जयदेव सिंह कला के विषय और शैली का सुसंगठित समन्वय आवश्यक मानते हैं। उनकी मानना है कि केवल आकृति नहीं अपितु संवेदनशीलता के अप्लावित जो भी आकृति हैं कलाकृति का रूप धारण कर लेती हैं। वस्तुतः ये कला में संस्कृत ज्ञान, भाव और कर्म का सामंजस्य स्वीकार करती हैं। मूलतः किसी भी कार्य को भली प्रकार से करने का प्रक्रिया कला है, जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना आदि। यहाँ सभी प्रकार शब्द अधिक महत्वपूर्ण है। गीत गाना कला, ये जो गीत गाना है तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर हो, लय तान के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि संबंधित प्रक्रिया कला की परिधि में तभी आ पाते हैं जब तक वह भली प्रकार से संपन्न हो, अर्थात काव्य, नाटक, चित्र अथवा मूर्ति अर्धरस, भाव और रूप की सुंदरता निष्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे कि कला के कितने प्रकार हैं। तो कला के कई प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का जो गणन है भिन्न भिन्न रीतियों में होते हैं। जैसे कि मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर उस कला का प्रकार कहलाता है। वास्तुकला या स्थापत्य कला, तो अर्थात भवन निर्माण जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि। मूर्ति कला जो है पत्थर, धातु और छोटी बड़ी मूर्तियाँ। चित्रकला भवन की विभित्तियों की छतों, स्तंभों अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित किया गया चित्र। अब भारतीय कला में आप देखेंगे कि मृद भांड कला जो है मिट्टी के बर्तन की कला, तो मृद भांड की कला मिट्टी के बर्तन की कला कही जाती है। मुद्रा कला सिक्के या मोहरों पे जो कला की जाती है, ठीक है। कभी कभी जिस प्रकार अर्थात कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का नाम रख दिया जाता है। प्रस्तर कला, धातु कला, दंत कला, मृत्तिका कला, चित्रकला। यानी प्रस्तर कला क्या है कि पत्थर से गढ़ी गई आकृतियाँ। धातु कला कांसे, तांबा अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। दंत कला हाथी के दांत में निर्मित की गई कलाकृति। मृत्तिका कला मिट्टी से निर्मित कलाकृति का खिलौने। और चित्रकला ऊपर कहे गए जो सम्मान है उस हिसाब से। यानी मूर्तिकला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्रायः दो प्रकार की होती है। मूर्तिकला में जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ऐसी मूर्तियाँ जो अवलोकन आगे से, पीछे से, चारों ओर से दिखाई देती है। उत्कीर्णन कला अथवा भास्कर्य कला जिसमें पत्थर। हाई रिलीफ, अब मैं आपको बताऊंगा हाई रिलीफ यानी और लो रिलीफ। तो
हाई रिलीफ में देखते हैं इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक ऊपर आए और वे जीवंत हो जाए। लो रिलीफ क्या है, इसमें हल्का तराशा जाता है इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। ठीक है, और ललित कला के बारे में देख लेते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि ये जो प्रत्येक काम करने की प्रक्रिया को कला की परिधि में लाया जाता है, और हुआ भी यही है कि प्राचीन भारत में 64 कलाओं की गणना प्रमुख रूप से की जाती है। आगे चलकर संभवतः गुप्त काल में इन सभी कलाओं में से केवल कुछ ऐसी कलाओं की गणना पृथक रूप से की जाने लगी है जिसमें लालित्य था, और इसलिए इन्हें ललित कला कहा जाता है। ललित कलाएं रस और भाव प्रधान होती है जो मनुष्य की उदात्त भावनाओं का संचार करती हैं। निम्नलिखित कलाएं कहलाती हैं काव्य कला, संगीत कला, वास्तुकला या स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सभी। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि शुंग सातवाहन काल कला का विकास क्या हुआ। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। शुंग सातवाहन काल में कला का विकास क्या हुआ। शुंग सातवाहन काल में कला का विकास जो हुआ बौद्ध वास्तुकला के रूप में हुआ। यानी मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली वह शुंग सातवाहन में और अधिक विकसित हुई। अधिकांश बौद्ध धर्मानुयायी व्यापारी थे और उनकी अपार संपत्ति से मध्य प्रदेश के भरहुत, सांची, उत्तरी पूर्वी भारत में बोधगया, दक्षिण भारत में अमरावती और नागार्जुनी कोंड तथा पश्चिमी भारत में कार्ले, भांजा आदि के स्थानों पर विकास हुआ। बौद्ध स्तूपों और गुहा चैत्यों का निर्माण संभवतः हुआ था। भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलते हुए बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों अपने अपने घरों को छोड़ के एकांत और शांत पहाड़ियों पर आ गए, जहां उन्होंने अपने निवास और पूजा के लिए सुंदर सुंदर गुहा विचारों और गुहा चैत्यों का निर्माण किया। ऐसे स्थानों में बम्बई के निकट कार्ले, नासिक और भांजा तथा घोड़ापूरब हटकर थोड़ा सा अजंता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार बौद्ध वास्तु में मुख्यतः 4 प्रकार के भवन थे: स्तूप, चैत्य, विहार और बोध गृह। तो स्तूप, चैत्य और बोध गृह पूजा भवन थे और विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास गृह थे। इनमें बोध गृह की केवल मैदानी भूभागों पर ही बनाए गए हैं। शेष करके देखा जाए तो भवन निम्नलिखित 2 पद्धतियों में निर्मित हैं: संरचनात्मक वास्तु, मैदानी भूभाग अथवा पहाड़ी के ऊपर समतल धरातल पर स्तूप, चैत्यों और विहारों का निर्माण ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों को जोड़ कर बनाया गया है। सांची, भरहुत, अमरावती, बोधगया, तक्षशिला, सारनाथ स्थानों पर बौद्ध वास्तुकला के नमूने संरचनात्मक पद्धति से बनाए गए हैं। और गुहा वास्तु देखिए तो सुरम्य पहाड़ियों की चट्टानों को काट कर तराश कर स्तूप, चैत्य अथवा विहार बनाए गए थे। इनमें प्रायः भवन के सारे अंग एकाचस्म रहते थे। इन पद्धति में ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से जोड़ कर दीवारों अथवा स्तंभ नहीं बनाए गए थे, इसलिए इस पद्धति को गुहा वास्तु कहा जाता है। सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने इसकी कलाकृति की थी। तो भारतीय कला में बिहार की बराबर तथा नागार्जुनी नामक पहाड़ियों में लोमस ऋषि, गोपी, सुदामा आदि नामक कई गुफा भवनों का निर्माण कराया गया था। बाद में महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट तथा आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में भी गुहा वास्तु पद्धति से स्तूपों, चैत्यों और विहारों का निर्माण किया गया था। तो स्तूप के बारे में देख लेते हैं। स्तूप बौद्ध जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पूजनीय बुद्ध एवं अन्य बौद्ध अरहतों के शारीरिक अवशेष माने गए हैं, जिनके ऊपर बनाई गई समाधियाँ जैसे वास्तु में को स्तूप का नाम दिया गया। संस्कृत शब्द स्तूप वही है जिसे हिंदी में थूहा और पाली में धूप कहा जाता है। कुछ
लोग स्तूप और श्रीलंका में प्रचलित शब्द डांभग को समान समझते हैं, पर यह ठीक नहीं है। डांगभ पाली शब्द संस्कृत की धातु गर्भ से बना है, इसलिए डांगभ स्तूप में संग्रहित शारीरिक अवशेष धातु वाले भाग को ही कह सकते हैं। स्तूप के प्रकार अगर देखें तो स्तूप 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। प्रथम 3 मुख्य हैं, जो कि शारीरिक, परिभौमिक और उद्देशिक कहे जा सकते हैं, और चौथे प्रकार के संकलित स्तूप बौद्धिक स्तूप है। तो शारीरिक, परिभौमिक, उद्देशिक, संकल्पित, ये जो स्तूप है उसमें से शारीरिक स्तूप के बारे में देख लेते हैं। वे स्तूप जिनमें महात्मा गौतम बुद्ध अथवा उनकी प्रमुख शिष्यों की अस्थियां अथवा उनके शरीर के अवयव जैसे केस, नख, दांत आदि संग्रहित किए जाते हैं। परिभवा में पाया गया बौद्ध स्तूप इसलिए इसी कोट में आते हैं, और इसमें बुद्ध की अस्थियों वाला कलश पाया गया है। परिभौमिक जो कि दूसरा प्रकार आता है, परिभौमिक इसको देखते हैं तो इस कोटि में वे स्तूप आते हैं जिनमें गौतम बुद्ध के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं संग्रहित की गई थीं, जैसे उनकी पादुकाएं, छड़ी, आसन। और उद्देशिका जो है बौद्ध धर्म के किसी आख्यान, गौतम बुद्ध के जीवन की किसी घटना अथवा उनकी उपस्थिति में पवित्र हुए स्थानों पर स्मारक स्वरूप बनाए गए स्तूप उद्देशिका कहे जाते हैं। संकल्पित के बारे में देखिए तो संकल्पित जो है इन्हें अंग्रेजी में वोटिव स्तूप कहा जाता है। प्रायः एक ही पत्थर के टुकड़े से निर्मित वे आकार में छोटे होते हैं, जिन्हें भक्ति भाव में बौद्ध अनुयायी बौद्ध तीर्थों पर ले जाकर स्थापित कर देते थे। ठीक है, अब आपको दोस्तों बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय चित्रकला के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और ये टॉपिक देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।